ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले हम बॉडी फ्लूइड्स डिस्कस कर लेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, लेट्स बिगिन विथ ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मींस कंपलसरी फाइबर्स। टेक एरोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस, कौन सा भी कनेक्टिव टिश्यू लीजिए, आपको उसमें मिलेंगे फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स, एलास्टिन फाइबर्स, फाइबर्स कंपलसरी है, राइट? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, and blood is the only connective tissue without fibers. It is not having any fiber. It is the only connective tissue without fibers. So normal वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का? 5 to 5.5 लीटर इन अडल्ट। इतना ब्लड रहना चाहिए, ठीक है? अब ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ब्लड फॉर्मेशन जो बोलते हैं हम, ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? ब्लड फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस बोलते हैं ब्लड फॉर्मेशन को। वेर इट ऑकर? इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन ऑकर इन रेड बोन मैरो, ठीक है? रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन यंग एज। जैसे जैसे ओल्ड एज होगी, ये रेड बोन मैरो भी रिप्लेस हो जाएगा विथ येलो बोन मैरो, ब्लड प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। रेड बोन मैरो इज मोर इन यंग एज, ठीक है? नेक्स्ट, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं। ब्लड इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। You can divide blood into two components. One is plasma, one is formed elements. प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में? प्लाज्मा is 55% of the blood. Formed element is 45% of the blood. What is plasma? Liquid part of the blood जो होता है उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। Liquid part of the blood प्लाज्मा बोलेंगे। प्लाज्मा का जो मैक्सिमम पोर्शन है 90 से 92%, इट्स 90 to 92% इज वाटर। प्लाज्मा का जो 90 से 92% होता है वो वाटर ही होता है, ओके? So let's see what are the things we have covered. Number 1 point, blood is fluid connective tissue not having fibers. फाइबर्स की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली ब्लड कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर इन अडल्ट्स। और ब्लड के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे हीमोपोइसिस। और कहां पर होगा हीमोपोइसिस? रेड बोन मैरो में होगा। और ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो प्लाज्मा है विच इज लिक्विड पार्ट, और क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। सो प्लाज्मा में सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स स्विम करते रहते हैं। ब्लड इज रिवर ऑफ लाइफ। ब्लड को क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ लाइफ। इट टेक एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ब्लड कैरी विटामिन्स, हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए रिवर ऑफ लाइफ बोले। ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? स्प्लीन को बोला जा रहा है, देखिए ब्लड बैंक। स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड बैंक। Why spleen is called blood bank? Spleen is called blood bank because spleen में क्या हो रहा है ना, जो डेड आरबीसीज हैं यहां पर आके स्टोर हो रहे हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी।
Spleen is also called graveyard of dead RBC. तो एक्चुअली स्प्लीन में क्या हो रहा है, ऐसा जो उसको ब्लड बैंक बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक बिकॉज फ्रॉम द स्प्लीन ओनली जो डेड आरबीसीज हैं उसको रिसाइकल किया जाएगा, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज। जो डेड आरबीसी है उसमें हिम पार्ट होता है, आयरन, उसको रिसाइकल किया जाता है। ग्लोबिन तो वेस्ट हो गया, जो आरबीसी में हिम है उसको रिसाइकल करना है, फॉर दैट पर्पस ब्लड बैंक बोले। ओके, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आयरन है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आयरन इज इंपॉर्टेंट। तो आयरन को रिसाइकल करना स्प्लीन से। और जो डेड आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, सो डेड आरबीसी ब्रेक डाउन होने से पिगमेंट्स बनते हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन। हाउ बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन आर फॉर्म्ड? breakdown of dead RBC, breakdown of dead RBC forms bile pigments, जो हम पढ़ते हैं बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, जो पिगमेंट्स हैं एक्चुअली दोज पिगमेंट्स आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी ब्रेक होके बनते हैं। ओके, नो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का मैं बताया अभी, देखिए प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर ही है, 6 to 8% प्रोटीन है प्लाज्मा में, 6 to 8% प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है भाई? प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर 3 टाइप्स। व्हाट आर द 3 टाइप्स? अल्ब्यूमिन एक है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन। व्हाट इज अल्ब्यूमिन? अल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। अल्ब्यूमिन क्या मेंटेन कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपको व्हाट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ अल्ब्यूमिन, ही विल नॉट आस्क लाइक दिस, डोंट एक्सपेक्ट लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ब्यूमिन फंक्शन, ऐसा नहीं पूछेगा। व्हाट हैपेंस इफ अल्ब्यूमिन रिमूव्ड, ऐसा पूछेगा वो। इफ अल्ब्यूमिन इज absent then there is no osmotic concentration in blood, blood may become dilute, ओवर डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड में वाटर कितना रहना है, ब्लड में सॉल्ट कितना रहना है, ब्लड में शुगर कितनी रहना है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट? तो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा अल्ब्यूमिन, ब्लड में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहा है। ग्लोब्यूलिन क्या है? हेल्प इन बॉडी डिफेंस, बॉडी डिफेंस में हेल्प कर रहा है ये। इम्यूनिटी, ग्लोब्यूलिन से एक बार क्वेश्चन आया था, देखिए, इफ ए पर्सन इज हैविंग मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज, इफ ए पर्सन इज हैविंग मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी, ही लैकिंग एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, व्हाट कुड बी द रीजन? ग्लोब्यूलिन। क्योंकि ग्लोब्यूलिन काम कर रहा है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले कौन? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। व्हाट आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स? एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स किसको बोलते हैं? एंटीबॉडीज को ही बोलेंगे ना, राइट? फाइब्रिनोजन क्या कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। वेदर फाइब्रिनोजन alone help in blood clotting? No, only fibrinogen is helping for blood clotting बोल तो गलत। blood clotting is a cascade process,
That means there are several clotting factors. Blood clotting is a cascade process. Several clotting factors, है ना? It's a cascade process involve. Why it is called cascade? What is meant by cascade? Several clotting factors. Around 13 clotting factors हैं. 13. उनके नाम तो यहां पे नहीं पढ़ना है एट दिस लेवल. आप मेडिकल में पढ़ लेना. 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पूरे. उनके नाम हैं अलग अलग, उनके रोल हैं अलग अलग. यहां पे आप जस्ट ये वर्ड आता है कैस्केड. वर्ड आता है कैस्केड, मतलब इट्स ए टीम वर्क. एंड वन मोर थिंग टू बी नोटिस हियर कंपल्सरी, whether fibrinogen is present in active form or inactive form in our blood. Usually it is in inactive form. जब आप फाइब्रिनोजन बोल रहे हैं, it is inactive. When it gets activated, it is called fibrin. So clotting factors are present in inactive form in blood. बोल के लिख लेना आप. Clotting factors are present in inactive form. Clotting factors are present in inactive form in blood. Inactive form में रहता है, and they get activated whenever needed. जब emergency है, that time they get activated. Remaining time तो ये inactive form में ही रहेंगे. ब्लड का pH भी मेंटेन रहता है. What is the blood pH? 7.4. ये मेंटेन रहना है, चेंज नहीं होना. So who is maintaining pH of the blood? Buffers. Buffers play important role. Buffers plays important role here to maintain the pH constantly. What is the major blood buffer? Major blood buffer is bicarbonate ions. जो ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस पीएच कॉन्स्टेंटली. ठीक है. और ब्लड प्लाज्मा में और क्या होता है देखिए, मेनी मिनरल्स होते हैं इसके अंदर. मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें. ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं. ऑलवेज इन ट्रांजिट. ग्लूकोज अमाइनो एसिड तो हमेशा ट्रांजिट में रहेंगे. ट्रांजिट, आते रहेंगे जाते रहेंगे. ऐसा नहीं है कि परमानेंट. ग्लूकोज है आपके ब्लड में, फिर यूज हो जाएगा वो ग्लूकोज, फिर नया ग्लूकोज आएगा. इट्स लाइक बैंक. ओके, ग्लूकोज stored and then glucose taken out whenever required. फिर नया ग्लूकोज आएगा. इट इज इन अंडर ट्रांजिट मतलब टेम्पोररी वहां पर है वो. एंड वेरियस हार्मोन्स भी हैं ब्लड में. हार्मोन्स आल्सो ट्रैवल अलोंग ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा के साथ हार्मोन्स भी ट्रैवल करते रहते हैं, साइकिल चलते रहता. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बफर कौन सा है यहां पे बोलो? बाइकार्बोनेट आयन्स है. HCO3- लिख लेना. बाइकार्बोनेट आयन्स. अगर ये थोड़ा सा भी बाइकार्बोनेट एक्सेस, कम ज्यादा कुछ भी हो जाए, पीएच डिस्टर्ब. राइट, पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया, सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन विल बी डिस्टर्ब, डिसीज कंडीशन हो जाती. नाउ कमिंग टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ये सारा इंफॉर्मेशन प्लाज्मा के लिए था. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं ब्लड में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आ रहा है देखिए आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स. व्हाट इज आरबीसी? RBC is erythrocytes.
WBCs, leukocytes. Platelets are thrombocytes. ओके, तो आरबीसी कितना होना चाहिए? व्हाट इज द नंबर, आर नॉर्मल आरबीसी नंबर? ये रहना चाहिए 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब टोटल आरबीसी नहीं बता रहा मैं बॉडी के, पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितने आरबीसी हैं? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितने? 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी का नंबर देखिए कहां पर है, आरबीसी कहां पर है, मिलियंस में है, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में है, ज्यादा नहीं है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट का नंबर जो है 1,50,000 टू 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की फिजियोलॉजी है। ये एक नॉर्मल पर्सन में ये रेंज में होना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, अब जैसे एक डिजीज है डेंगू, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है डेंगू में। अब प्लेटलेट का रोल क्या है? प्लेटलेट इज आल्सो हेल्पिंग फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इज ए कैस्केड प्रोसेस। अभी अभी आप बोलेंगे सर अभी अभी लिख के आए ना, फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब फोर बोल रहे हैं आप प्लेटलेट भी हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग। यस, देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट भी हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में। सो डेंगू डिसीज में क्या हो रहा है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट काउंट। नो, लेट्स सी वन बाय वन आरबीसी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आरबीसी कैसे दिख रहे हैं? बाई कॉनकेव शेप, बाई कॉनकेव है, ई न्यूक्लिएटेड है, लाइक दिस आरबीसी। आरबीसीज आर बाई कॉनकेव शेप, ई न्यूक्लिएटेड है। व्हाई देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड द आरबीसी? Because all the internal space of the RBC is taken by hemoglobin. क्या लिखना? All the internal space of RBC taken by hemoglobin. अब न्यूक्लियस के लिए जगह ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी में। ये ह्यूमन की कंडीशन है। अब कुछ एनिमल्स में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, जैसे एम्फीबियंस हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। एम्फीबियंस, मैमल में कैमल आता है, एम्फीबियंस कैमल्स हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। अब उतने मेटाबॉलिकली एक्टिव एनिमल्स तो नहीं है ये, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव एनिमल्स हैं क्या? ये नहीं है, उतने ज्यादा एक्टिव एनिमल्स तो नहीं है ये। तो इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम है तो चलेगा, इनको थोड़ा भी हीमोग्लोबिन रहा तो चला। अब ह्यूमंस क्या है? मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी स्पेंड करते रहते हैं ह्यूमंस, so they require all the internal space of RBC for hemoglobin. ओके, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम, यूनिट याद रखो, ग्राम में लिख रहा हूं, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड इन अडल्ट। इतना हीमोग्लोबिन तो चाहिए सबको।
12 to 16 ग्राम। अगर आप 12 से कम है, 12 से कम है आपके पास हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स यू आर एनेमिक। तो यू शुड टेक सम आयरन सप्लीमेंट, आयरन रिच फूड टू गेट मोर हीमोग्लोबिन। ओके, तो आरबीसी क्या है? प्रोडक्शन और इसका जो ब्रेकडाउन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है आरबीसी का। एक तरफ प्रोडक्शन होते रहता है, एक तरफ इसका ब्रेकडाउन होते रहता है, डेड आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पैन भी है 120 डेज, इसकी लाइफ स्पैन है। आफ्टर दैट आरबीसी डाइस 120 डेज में। फिर उसका जो डेड आरबीसी है वो ग्रेवयार्ड में जाके स्टोर हो जाता है स्प्लीन में, वेयर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन आर टेकन आउट। ओके, so can RBC perform aerobic respiration? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, नो माइटोकॉन्ड्रिया इन आरबीसी, hence cannot perform aerobic respiration। फिर आप कैसा काम चलाना? ये ग्लाइकोलाइसिस से काम चला लेना। ये 2 एटीपी से। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। क्रेब्स साइकिल तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं हो सकता इधर। अब एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, बस वही यूज करना, बस उसमें रहना। सो दे कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, इवन दे आर कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते आरबीसी। आरबीसी का अगर मेन फंक्शन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी का रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ये आरबीसी का काम है। नाउ कमिंग टू द WBC, WBC also called leukocytes, and these leukocytes classified into 2 types again। एक तो होगा ग्रैन्युलोसाइट और एक है अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स अग्रैन्युलोसाइट्स बोल रहे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको 3 टाइप मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, बैसोफिल। ग्रैन्युलोसाइट में 2 टाइप मिल रहे हैं आपको, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। So these are the types of WBC। WBC के इतने सारे टाइप्स हैं। ओके, ग्रैन्युलो मतलब ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं, ग्रैन्यूल्स। और अग्रैन्युलो मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। व्हेन वी ड्रॉ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका। इसाइनोफिल का बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बैसोफिल में यस शेप न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का शेप अलग अलग है इनके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC हैव डिफरेंट शेप न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट में स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस है। मोनोसाइट में किडनी शेप न्यूक्लियस है, किडनी शेप न्यूक्लियस। Out of all the WBC, which WBC is called PMNL? PMNL किसको बोले थे? कहां आया था ये PMNL? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब
Poly means many, morph means form, different types, nuclear leukocyte. Different shapes of nucleus are seen in case of neutrophil. न्यूट्रोफिल का शेप परफेक्टली तो नहीं है एक ही टाइप, इट इज मल्टी लोब्ड. लोब्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, लोब्स आर मेनी, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है. ओके, न्यूट्रोफिल को बोला जा रहा है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. ओके, ड्रॉ करके भी देखेंगे जरा इनके फास्ट डायग्राम्स कैसे हैं इनके. तो फर्स्ट टाइप जैसे मैं बताया न्यूट्रोफिल, हाउ टू ड्रॉ न्यूट्रोफिल मल्टीपल लोब्स. तो न्यूक्लियस ऐसा बना दीजिए, उसमें बहुत सारे राउंड लोब्स बना दीजिए लाइक दिस. लोब्स अलग अलग लोब्स रहेंगे, ये राउंड जो है ना लोब्स हैं, और इसके अंदर कुछ डॉट्स लगा दीजिए, डॉट्स, ग्रैन्यूल्स बोल रहे हैं उनको, ग्रैन्यूल्स. एंड न्यूट्रोफिल के बाद जो सेकेंड टाइप का डब्ल्यूबीसी आया है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस. बाइलोब्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का शेप कैसा है, टू लोब्स और मेनी डॉट्स अगेन. इसको बोले हम साइनोफिल. देखकर ही मालूम हो रहा है ना ये साइनोफिल है, ये साइनोफिल है, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. एंड वन मोर ग्रैन्युलोसाइट. व्हाट इज वन मोर ग्रैन्युलोसाइट, बैसोफिल. बैसोफिल का शेप कैसा है, यस शेप न्यूक्लियस, अगेन सो मेनी डॉट्स हियर. ये हो गया बैसोफिल. तो ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट हैं, these three. Now agranulocyte, under agranulocyte we are getting two types. एक तो lymphocyte है in which nucleus is spherical shape, और एक है मोनोसाइट जिसमें न्यूक्लियस किडनी शेप है. ये लिम्फोसाइट है, स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप रहा तो मोनोसाइट है. Now functionally they are different. Neutrophil is doing different work, इसाइनोफिल का अलग वर्क, बेसोफिल का, सबका अलग अलग वर्क डिवाइडेड है इधर. तो वर्क की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट, दे आर कॉल्ड फैगोसाइटिक सेल्स. फैगोसाइटिक इन फंक्शन, फैगोसाइटिक फंक्शन है दोनों का. That means whenever they come in contact with any pathogen, they engulf the pathogen. जैसे ही कोई बैक्टीरिया आ गया उसको एनगल्फ कर लेते हैं, शूट एट साइट. ये दोनों डब्ल्यूबीसी के पास ये पावर है कि जहां पर भी पैथोजन दिखेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे. व्हाट इज फैगोसाइटिक, एनगल्फ पैथोजन, पैथोजन को ही एनगल्फ कर देंगे. ये हो गया राइट. नेक्स्ट इसाइनोफिल के बारे में सुन लीजिए. इसाइनोफिल फाइट्स इन एलर्जिक रिएक्शन. जब भी एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी में इसाइनोफिल का नंबर ज्यादा हो जाता है. हाउ डॉक्टर्स आइडेंटिफाई एलर्जी इन पेशेंट, सिंपल एक ब्लड टेस्ट करते हैं, इसाइनोफिल का काउंट करा के लाना. इसाइनोफिल कितने हैं ब्लड में काउंट करा देंगे तो मालूम हो जाएगा एलर्जी है या नहीं है. बैसोफिल, यस बैसोफिल का रोल क्या है बताइए. बैसोफिल इज इंफ्लामेटरी इन फंक्शन. इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी फंक्शन करना है इसका काम.
Inflammatory means redness, swelling, burning sensation in skin. It's an immunological reaction. इम्यूनिटी रिएक्शन है ये. डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एक रिएक्शन चलता है हमारे बॉडी में, इन्फ्लामेशन. जहां जहां रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रहा है. जैसे मस्किटो बाइट में, मस्किटो बाइट करने के बाद वो एरिया थोड़ा सा रेडनेस, स्वेलिंग भी दिखती है, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन भी है. दैट इज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करा रहा है? बेसोफिल. बेसोफिल कर रहा है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. And how it perform inflammatory reaction? By secreting histamine, serotonin. हिस्टामाइन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है बेसोफिल. आई थिंक रिसेंटली हम आस्थमा में भी लिखे, लेकिन आस्थमा में मास्ट सेल प्रोड्यूस है हिस्टामाइन सेरोटोनिन लिखे. बोथ आर करेक्ट, डोंट कंफ्यूज. मास्ट सेल आल्सो प्रोड्यूस है हिस्टामाइन सेरोटोनिन. बेसोफिल आल्सो प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन सेरोटोनिन. लिखो. How basophil perform? Secrete. What it secrete? Histamine, serotonin, heparin. हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन तीनों भी चीजें प्रोड्यूस करेगा बेसोफिल. कोई बताएंगे हिस्टामाइन क्या है, सेरोटोनिन क्या है? आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ब्रीथिंग टॉपिक में ही करें. हिस्टामाइन वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, हेपारिन एंटीकोआगुलेंट है. एंटीकोआगुलेंट है. इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग को रोकना है. व्हाट इज द एंटीकोआगुलेंट इनसाइड द ब्लड वेसल? जैसे ब्लड बाहर आता है थोड़ी देर में सॉलिड हो जाता है, क्लॉट हो जाता है. Why blood is not clotting inside the body? It is because of heparin. जब तक ब्लड अंदर है, ब्लड वेजल्स के अंदर है, तो वहां हेपारिन की वजह से क्लॉट नहीं होगा. इट्स एन एंटीकोगुलेंट. ओके. नाउ व्हाट अबाउट, और कौन सा फंक्शन लिखना है हमारे को? लिम्फोसाइट का लिखना है. मोनोसाइट का तो हो गया, फैगोसाइटिक. लिम्फोसाइट में याद रखना टू टाइप्स हैं लिम्फोसाइट में. फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. ओके. तो बच्चे पूछते हैं सर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है? तो मैं बोलता हूं पुलिस में और आर्मी में क्या डिफरेंस है? तो बोथ आर प्रोवाइडिंग डिफेंस टू इंडिया, लेकिन मेथड ऑफ वर्किंग थोड़ा सा अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है. तो बी और टी लिम्फोसाइट भी हमें इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन मेथड ऑफ वर्क अलग है, पोस्ट अलग अलग जगहों पर है. बी लिम्फोसाइट इट प्रोवाइड HMI, humoral mediated immunity. B lymphocyte provide HMI, humoral mediated immunity. कोई ना कोई चाहिए ना भाई ब्लड में. कोई भी पैथोजन आ सकता है ब्लड में, तो उसको एनकाउंटर करने, उसको किल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. तो बी लिम्फोसाइट रखा गया ब्लड में. बी लिम्फोसाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर HMI. T lymphocyte is responsible for CMI, cell mediated immunity. कुछ पैथोजन ब्लड के रास्ते से अंदर आएंगे और उनकी एनकाउंटर में डेथ हो जाएगी बाय बी लिम्फोसाइट. और कुछ पैथोजन इतने इंटेलिजेंट है वो ब्लड के रास्ते से नहीं आएंगे. somehow they enter into the body along with food, air, something, and then make house inside our body cells. ये हमारा सेल है, सेल के अंदर वायरस है.
हमारा सेल है, सेल के अंदर वायरस है, अब क्या करना? Our cell, our own cell is infected with the virus. That means cell mediated immunity come here. T lymphocyte identifies. T lymphocyte identifies virally infected cell and they destroy this whole virally infected cell. जैसे कोई टेररिस्ट है, एक रूम में है, क्लोज है, तो वो पूरा रूम को ब्लास्ट कर दिए, ऐसा है. Cell is infected with the virus, so whole cell is destroyed. तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. Now all the lymphocyte के वर्क हो गए हैं. All the types of leukocyte. Lymphocyte is a type of leukocyte. याद रखेंगे. B lymphocyte, T lymphocyte क्या है एक्चुअली? ये WBC के टाइप्स हैं, ये ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स हैं. अब परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे WBC इसके परसेंटेज, तो फर्स्ट सबसे पहले एक ट्रिक यहां पे, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना. ये बहुत ही फेमस ट्रिक है. टू रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ WBC इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा WBC होता है न्यूट्रोफिल, मोस्ट अबंडेंट, 60 से 62% रहता है. लिखिए. यल फॉर लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%. मोनोसाइट होते हैं देखिए 6 to 8%. साइन ऑफ ई फॉर इसाइनोफिल, राइट? इसाइनोफिल होंगे 2 to 3%. बैसोफिल होगा 0.5 से लेकर, बी फॉर बैसोफिल है यहां पर, और बैसोफिल होगा 0.5 से लेकर 1% तक. So question can be framed on percentage, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछेंगे. ये ट्रिक याद रख लो. और मोस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है, लीस्ट कौन सा है? न्यूट्रोफिल इज मोस्ट अबंडेंट. परसेंटेज में देखेंगे सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल ही है. बैसोफिल जो है लीस्ट है, ये लीस्ट अबंडेंट. Allergic reactions are tackled by which type of WBC? इसाइनोफिल. एलर्जिक रिएक्शन को टैकल करने के लिए इसाइनोफिल है. इन्फ्लेमेशन को टैकल करने के लिए बैसोफिल है. ये सब चीजें याद रखना आपको. एक चुप ऐसे पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर में आप एक हार्मोन का नाम पढ़े थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन बोलिए. जब इन्फ्लामेटरी की बात हो रही है तो इन्फ्लामेशन करने के लिए कौन आ रहे हैं? बैसोफिल आ रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़े थे एक हार्मोन, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन. क्या है बोलो? एंटी इन्फ्लामेटरी. अब बुक में ऐसा भी लिखा था, देखो, इट सप्रेस इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला हार्मोन, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने वाला हार्मोन, एंटी इन्फ्लामेटरी. अभी भी याद नहीं आया? केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, अभी भी याद नहीं आया? एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल बोले तो एड्रीनलिन ही बोलना नहीं, नॉर एड्रीनलिन. एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है कॉर्टिसोल. इट सप्रेस इम्यूनिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप? आरबीसी पढ़ लिए, WBC पढ़ लिए हम. अब आगे क्या पढ़ना चाहिए? अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आरबीसी की लाइफ 120 डेज है, WBC की लाइफ कितनी है? सो WBC के अंदर 5 टाइप्स हैं. WBC इज नॉट वन टाइप, WBC इज 5 टाइप एंड दे हैव लाइफ विद इन 1 वीक. किसी की 6 डेज लाइफ है, किसी की 4 डेज भी है, 3 डेज भी है. तो यू कैन रिमेंबर WBC हैव लाइफ स्पैन विद इन अ वीक. ए वीक में मतलब
प्रोडक्शन और इनकी डेथ साइमल्टेनियस चलते रहती। एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चलते रहता है ऐसा। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल रहे हैं इनको, 1,50,000 से 3,50,000 तक। एक्चुअली ये क्या है ये ब्लड प्लेटलेट्स? ब्लड प्लेटलेट्स फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये। मेगा का मतलब है लार्जर, मेगा मीन्स लार्जर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, large nucleated cell of bone marrow, it form blood platelets। और ब्लड प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं? मतलब दे आर फ्रैगमेंट्स, दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। मतलब बोन मैरो के कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोल रहे हैं। बोन मैरो के अंदर, ये बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट बोल रहे हैं। ये मेगा कैरियोसाइट थोड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस होता है इसका। एंड दिस मेगा कैरियोसाइट ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक होंगे तो कुछ ऐसे इरेगुलर शेप, इरेगुलर परफेक्टली ऐसा शेप नहीं बनेगा, इनको बोलेंगे प्लेटलेट्स हम। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स के। सेल फ्रैगमेंट्स हैं ये एक्चुअली। व्हाट आर प्लेटलेट्स? सेल फ्रैगमेंट्स हैं ऑफ विच सेल? मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। लिख चुके हैं ना हम ऑलरेडी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प है इनका। ब्लड क्लॉटिंग में रोल है इनका, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, अगर ब्लड में से आरबीसी निकाल लेंगे, पूरा ब्लड ले लेंगे, पूरा ब्लड ले लेंगे। ब्लड बोलते ही आप बोलना ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। अगर मैं ब्लड में से माइनस कर दूं आरबीसी एंड सर्टन लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन, तो ये क्या रहेगा? इसको बोलेंगे लिम्फ। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड सर्टन लार्ज प्रोटीन। लिम्फ इज ए कलरलेस बॉडी फ्लूइड। लिम्फ बोल के टॉपिक है, आगे आ जाएगी। यहां पे लिम्फ का सिर्फ मतलब समझ लो आप। लिम्फ क्या है? ब्लड से ही बनता है, ब्लड से लिम्फ बनेगा। और ब्लड से लिम्फ कैसे बनेगा? ब्लड में से माइनस कर दीजिए आप आरबीसी और लार्ज प्रोटीन निकाल दीजिए, व्हाट वी गेट? लिम्फ। ब्लड माइनस आरबीसी एंड सर्टन लार्ज प्रोटीन, इट इज कॉल्ड लिम्फ। नाउ व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? नहीं, ब्लड प्लाज्मा माइनस कर दीजिए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। वो जो प्लाज्मा के प्रोटीन थे देखो, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, वो नहीं रहते प्रोटीन्स इसमें, लिम्फ में, ठीक है, लिम्फ में नहीं रहते। लार्ज प्रोटीन निकाल दिया मैं, आरबीसी भी निकाल दिया लिम्फ में से। प्लाज सीरम में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट है, या तीनों है? कुछ भी नहीं है इसमें, तो सीरम में तो कुछ भी नहीं है। लिम्फ में क्या है? लिम्फ इज कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड रिच इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है, प्लेटलेट भी है इसमें, रिच इन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सीरम क्या है? सीरम इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लेना उसमें से।
विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इफ आई टेक ए ग्लास स्लाइड and on that glass slide if I take a drop of blood, a drop of lymph, a drop of serum, एक ब्लड ड्रॉप है, एक लिम्फ ड्रॉप है, एक सीरम का ड्रॉप है, कौन सा क्लॉट होगा और कौन सा क्लॉट नहीं होगा? ब्लड क्लॉट होगा, लिम्फ भी क्लॉट होगा, क्योंकि दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स तो हैं इसके अंदर, क्योंकि ब्लड से ही बनता है लिम्फ। सीरम क्लॉट नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, सीरम के अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है ना। ठीक है, दो टाइप के सीरम कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, ब्लड टेस्ट में वगैरह यूज करते हैं, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी। व्हाट इज एंटी सीरम? एंटी सीरम ए मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी ए रहता, एंटी सीरम बी मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी बी रहता। सीरम जो है मिलते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे चीजें निकाल लेंगे तो बच जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे कलर का दिखेगा आपको? स्ट्रॉ कलर दिखेगा। प्लाज्मा कैसे दिखेगा? स्ट्रॉ कलर दिखेगा आपको। when we remove all the RBC, WBC, platelets, the plasma appears like a straw color. What is a straw? Pale yellow color दिखेगा, pale yellow color। अब देखिए, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग हैं बोल के आपको तो पता ही होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। एक्चुअली वो ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करते हैं? हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ यहां पर शुगर के पॉलीमर होते हैं, शुगर पॉलीमर ऑन आरबीसी आर कॉल्ड ब्लड एंटीजन, are called blood antigen. They are two types, दो टाइप के ब्लड एंटीजन होते हैं, ए एंड बी, दो टाइप के। कहां मिलेंगे ब्लड एंटीजन आपको? आरबीसी के ऊपर। व्हाट इज ब्लड एंटीजन? इट्स ए शुगर पॉलीमर। ब्लड एंटीजन इज ए sugar polymer present on the surface of RBC and they are two type, A type and B type, दो टाइप के ब्लड एंटीजन है। ठीक है, अब ब्लड एंटीबॉडी क्या है? ये ब्लड एंटीबॉडी फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में मिलेगा आपको ब्लड एंटीबॉडी, एंड दे आर प्रोटीनेशियस, एंड दे आर प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एंड दे आर आल्सो टू टाइप, ये भी दो टाइप के हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप के हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। मतलब इफ यू टेक ह्यूमन पॉपुलेशन, और मैं ह्यूमन पॉपुलेशन के सारे आरबीसी स्टडी करा तो उसमें दो टाइप के एंटीजन मिले, अलग अलग शेप के। किसी में मुझे ऐसा एंटीजन मिला, किसी में मुझे ऐसा एंटीजन मिला, सीधा ये कॉइल स्प्रिंग लाइक, मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और ब्लड एंटीबॉडी कहां मिले मेरे को? प्लाज्मा में मिले। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे पर्सन जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप के होते हैं, वो कैसा? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप मतलब क्या है ना, इसके पास इसके जो आरबीसी हैं, इसके आरबीसी के ऊपर कुछ ए एंटीजन बोल के है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है।
और जो बी ब्लड ग्रुप पर्सन है उनके आरबीसी में कुछ अलग शेप का एंटीजन है, बी एंटीजन है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं उनके आरबीसी पे दोनों भी टाइप के एंटीजन है, एंटीजन ए भी है इनके पास, एंटीजन बी भी है इनके पास। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है दैट मींस यू आर हैविंग बोथ द एंटीजन्स, ए और बी। और जिनका वो ब्लड ग्रुप है उनके आरबीसी के ऊपर नील एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर। And who studied all these antigens on the RBC surface? Karl Landsteiner. Karl Landsteiner discovered 4 types of blood groups on the basis of antigen on the surface of RBC. Karl Landsteiner discovered 4 types of blood group, 4 types of blood group on the basis of blood antigen. ब्लड के एंटीजन कौन से हैं उस बेसिस पे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, इफ आई से ब्लड एंटीजन्स आर इनहेरिटेबल, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ब्लड एंटीजन इनहेरिटेबल है, पेरेंट्स से आते हैं चिल्ड्रन में। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके मतलब आपके पास एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है। दैट मीन्स वन ऑफ योर पेरेंट हैज गिवन ए, वन ऑफ योर पेरेंट हैज गिवन बी, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग ए बी। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके फादर और मदर कुछ भी नहीं दिया एंटीजन, इसलिए इनके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। और जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो कोई एक पेरेंट ए एंटीजन दिया होगा, दूसरा पेरेंट कुछ भी नहीं दिया, साइलेंट। समझ रहे हैं बात मेरी? जिसका ब्लड ग्रुप ए है दैट मीन्स दे इनहेरिटेड ए एंटीजन फ्रॉम वन ऑफ देयर पेरेंट एंड अनदर पेरेंट साइलेंट। और जिनका ब्लड ग्रुप बी है सेम ऐसे ही केस ए के जैसा, दे इनहेरिटेड बी एंटीजन फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट, पता नहीं फादर से आया होगा मदर से आया होगा, एक पेरेंट ही दिया है दूसरा पेरेंट कुछ भी नहीं दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं ना, दोनों पेरेंट्स एच एंटीजन दिए होंगे या दोनों पेरेंट बी एंटीजन दिए होंगे। यहां पर दोनों पेरेंट एक ए एंटीजन दिया एक बी एंटीजन दिया और एक डीएच ने कुछ भी एंटीजन, तो हम बोल सकते हैं यहां पे ब्लड एंटीजन्स आर इनहेरिटेबल। और एक आपको रीजन मालूम हो रहा, अब यहां पर एक रीजन मालूम होने वाला है आपको आज। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर बोल के तो सुने आप, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो आप ये नहीं बोलना दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे गिव ब्लड टू ऑल, ऐसा नहीं। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज नो एंटीजन ऑन आरबीसी, दैट्स व्हाई दे कैन गिव ब्लड टू ऑल। ये सबको क्यों दे सकते हैं ब्लड? क्यों? इनके पास एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर। जब एंटीजन नहीं है तो फाइटिंग इश नहीं है। फाइट कब होती है? एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, क्लियर। समर हॉलीडेज में पहले, अब तो समर हॉलीडेज में कोई बाहर नहीं जाता। समर हॉलीडेज में पहले क्या होता था, पूरे कजन्स वगैरह एक जगह जमा हो जाते। समर हॉलीडेज में जो है बाहर से जो भी आ रहे हैं वो एंटीजन और घर वाले एंटीबॉडी, अब दोनों फाइट, एंटीजन एंटीबॉडी की फाइट। अब बाहर से कोई आ रहे नहीं तो फाइट किससे करेंगे? एंटीजन ही नहीं है यहां पर वो ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप वो इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे लैक
एंटीजन लिख लीजिए, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे लैक एंटीजन, ब्लड एंटीजन। दूसरे एंटीजन होंगे, मैं दूसरे एंटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लड एंटीजन की बात कर रहा हूं। अब बच्चे बोलते हैं सर एंटीजन नहीं है इनके पास एंटीजन नहीं है। ओके, ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, दैट्स व्हाई दे कैन गिव ब्लड टू ऑल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये सिर्फ ब्लड एंटीजन की बात हो रही है, ब्लड एंटीबॉडी की बात हो रही है। एंटीजन, कार्ल एंड स्टीनर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, सिर्फ एंटीजन के बेसिस पे, सिर्फ एंटीजन के बेसिस पे। एंटीबॉडी भी 2 टाइप की हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टुमारो। ठीक है, इतना रिवाइज कर लेके आइएगा। थैंक यू।